नमस्कार। द प्रिंट के इस साप्ताहिक सॉफ्ट कवर कार्यक्रम में मैं शिव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम इस कार्यक्रम के तहत आपको किसी खास टॉपिक पर हम बात करते हैं, किसी खास किताब पर बात करते हैं और उसके राइटर से भी आपको हम लोग रूबरू करवाते हैं। आज जिस किताब पर हम लोग बात करने वाले हैं वो चीन और भारत के संबंधों पर बेस्ड है। किताब का नाम है भारत चीन रिश्ते। तो और इसको लिखा है रंजीत कुमार जी ने, जो कि आज हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए। रंजीत जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, आपने अपनी किताब में लिखा है कि जो शी जिनपिंग है वो काफी महत्वाकांक्षी हैं और तीसरी बार फिर उन्होंने अपना टर्म जो है राष्ट्रपति पद के लिए बढ़ा लिया है। और मतलब तो आपको क्या लगता है कि वैश्विक स्तर पर और खासकर भारत के लिए इसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं? देखिए, शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति पद का तीसरा टर्म फिर से संभाल लिया है। हम्म। तीसरा टर्म संभाल करके उन्होंने चीन में अब तक 2 दशक से चली आ रही परंपरा को तोड़ा है। हम्म। देखिए, 80 के दशक में तंग शाओपिंग चीन के शिखर पुरुष होते थे। उन्होंने उनका पार्टी पर कंट्रोल था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में के नेताओं में तानाशाही प्रवृत्ति रोकने के लिए हम्म। उनका जो कार्यकाल है वो 2 टर्म तक सीमित किया जाए, यानी 5-5 साल का, 10 साल का टर्म सीमित किया जाए। हम्म। तो इसी नीति के तहत, जिसका संविधान में फेरबदल भी किया गया, हम्म। संविधान में संशोधन के बाद इसी नीति के तहत चियांग चामिन और हु चिंताओ चीन के जब राष्ट्रपति बने तो 2 टर्म के बाद उन्होंने खुद अवकाश दे दिया। हम्म। चियांग चामिन भी 10 साल के बाद पद छोड़ दिया और हु चिंताओ ने भी 10 साल के बाद पद छोड़ दिया। हम्म। लेकिन शी जिनपिंग का कार्यकाल 10 साल पूरा होने के बाद भी वो पद पर बने हुए हैं। और ऐसा करने के लिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन क्या है? 2018 में ही उन्होंने ये परिवर्तन करवा दिया था हम्म। कि कोई भी नेता तीसरी बार भी चीन का राष्ट्रपति बन सकता है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तीसरा टर्म हासिल करके यह साबित किया है कि वो चीन के सबसे शक्तिशाली नेता बन चुके हैं। लेकिन चीन के नेता राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस नीति को लेकर के घरेलू स्तर पर असंतोष तो है ही, विश्व स्तर पर भी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि शी ने जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया है अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को लेकर के, अमेरिका और यूरोप के साथ रिश्तों को लेकर के जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाया है, जिस तरह से अपने सैन्यकरण, अपने देश का सैन्यकरण तेज किया है, जिस तरह से आक्रामक सैन्य नीति अपना रहे हैं, तो उसको लेकर के दुनिया भर में आशंकाएं पैदा हो गई हैं। तो भारत के लिए अब किस तरह का आप क्या देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट इस पर आ सकता है इसकी वजह से? देखिए, चीन के राष्ट्रपति ने जो आक्रामक रुख अपनाया है वो बाकी दुनिया के साथ तो अपनाया ही है, भारत के साथ भी अपनाया है। देखिए, चीन का जो दक्षिण चीन सागर का इलाका है चीन के पड़ोस में, उस इलाके में कई द्वीपों पर चीन ने दावा किया है और अपना सागरीय इलाके का विस्तार करने के लिए कृत्रिम द्वीपों का निर्माण वन किया है। बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात आप कर रहे हैं? नहीं, वो एक अलग मुद्दा है। अच्छा। ये जो सागरीय विस्तार जिस तरह से चीन कर रहा है उसके लिए उसने कृत्रिम द्वीपों का निर्माण किया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत इस तरह से समुद्री सीमा का विस्तार हो जाता है, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करके वहां पर सैन्य सुविधाएं स्थापित की हैं, मिसाइलें स्थापित की हैं, हमलावर और रक्षात्मक मिसाइलें तैनात की हैं वहां पर, और इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमाने की बात की है, साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में। उसी तरह जो भारत और चीन का जो सीमांत इलाका है, लद्दाख का जो इलाका है, लद्दाख के इलाके पर भी जिस तरह से चीन की सेना ने अतिक्रमण किया है, भारत के इलाके में अपनी बढ़त की है, उससे भारत और चीन के बीच तनाव पैदा हुआ है। तो चीन की यह जो आक्रामक नीति है भारत के साथ भी उसी तरह देखी जा रही है जैसे कि दुनिया के अन्य क्षेत्रों के साथ उसने किया है। ताइवान के साथ चीन ने तनाव बढ़ाया है। हांगकांग की का जो ऑटोनोमस वहाँ पर प्रशासन चल रहा था, स्वशासी प्रशासन चल रहा था, उसमें हस्तक्षेप किया है और सारी सत्ता अपने हाथ में ले लिया है। हांगकांग में जिस तरह से जनतंत्र का खात्मा किया है शी जिनपिंग ने, तो इसी तरह का आक्रामक रवैया शी जिनपिंग न केवल अपने पड़ोसी देशों के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ निभा रहे हैं, ताकि चीन को, जापान के साथ भी इसी तरह का मसला है, वो कुछ द्वीप को लेकर के विवाद है जिसमें वो चाइना अपना अधिकार जमाता है और जापान कहता है कि हमारे द्वीप हैं ये। निश्चित तौर पर जापान के द्वीपों पर भी चीन ने अपना हक जताया है, जिसका जापान ने चुनौती दी है।
जिसे इसे लेकर के भी जापान और चीन के बीच तनाव चल रहा है। तो न केवल जापान बल्कि फिलीपींस है, वियतनाम है, ब्रुनई है। अच्छा सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो साउथ चाइना सी में ही गुआम द्वीप जो है, गुआम, वहां पर जी, मिलिट्री, हाँ वहां पर अमेरिका के काफी हथियार सामरिक, और वहां पर उसने अपनी आर्मी को तैनात कर रखा है, सेना को। अमेरिका का सैन्य सैन्य अड्डा अड्डा है है। हाँ, फिलीपींस के पास। तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए वो भी तो है, काउंटर करने के लिए कि अमेरिका भी वहां मौजूद है। अमेरिका की वहाँ पर सैन्य सुविधाएं हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि चीन से मुकाबला कर सकें। अच्छा। उसके लिए अमेरिका को अतिरिक्त युद्धपोत तैनात करने पड़ते हैं, बड़े बड़े विमान वाहक पोत उस इलाके में अपने हितों की रक्षा के लिए अमेरिका तैनात करता है। हम्म तो अमेरिका गुआम सैनिक अड्डे के जरिए चीन को चुनौती दे सकता है, लेकिन चीन को चुनौती देने के लिए काफी अधिक सैनिक संसाधन की जरूरत होगी। वहां पर। जी। हम्म। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जैसे जिस तरीके की पॉलिसी ऑफ एग्रेशन चाइना अपनाता है, उसके हिसाब से भारत के तमाम क्षेत्रों पर अपना बार बार वो अभी तो इस तरह से बार बार अधिकार करने की कोशिश करता है या तनावपूर्ण स्थितियां क्रिएट करता है, तो क्या हमें भी तिब्बत का मुद्दा, ये हमें फिर से कहना चाहिए कि नहीं, तिब्बत आपका पार्ट नहीं है और ये ऑटोनॉमस है? ऐसी बातें हमें उठानी चाहिए फिर से, क्या रणनीतिक रूप से ठीक होगा? देखिए, 1954 में भारत और चीन के बीच एक संधि हुई थी, जिसे पंचशील समझौता कहा गया था, हम्म जिसे कहा गया था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत बताया गया था। हम्म तो इस समझौते के तहत भारत ने यह स्वीकार कर लिया था कि तिब्बत चीन का एक स्वशासित क्षेत्र है, ऑटोनोमस एरिया है। तो हम्म भारत ने जब एक बार सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार कर लिया, तो भारत उससे पीछे नहीं मुड़ सकता है। हम्म लेकिन भारत यही कर सकता है कि तिब्बत में जिस तरह से चीन भेदभाव की नीति अपना रहा है, मानवाधिकारों का हनन कर रहा है, हम्म आम तिब्बतियों के साथ उत्पीड़न की नीति अपनाता है ताकि उन्हें अपने कंट्रोल में रख सके, हम्म तो इन नीतियों को का खुलासा विश्व रंगमंच पर भारत को करते रहना चाहिए, हम्म ताकि चीन दबाव में रहे। हम्म। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि जैसे चाइना जिस तरीके से इस तरह मतलब गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करता है कि कहीं भी विस्तारवादी नीति हमेशा देखने को मिलती है, ठीक है, कि जो भी आस पास में है या कहीं भी, या जो पड़ोसी देश नहीं भी हैं दुनिया में, अन्य जगहों पर भी, चाहे वो लोन दे करके या किसी भी तरीके से कब्जा करने की जो पूरी नीति रहती है, ऐसे में सुरक्षा परिषद की उसकी जो स्थायी सदस्यता है, ठीक है, क्या उसको लेकर के विश्व के अन्य देशों को विचार नहीं करना चाहिए कि अगर ये गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है तो इसको हटा देना चाहिए? नहीं, सुरक्षा परिषद का कोई भी अगर उसमें रिफॉर्म किया जाता है तो वो सभी पांचों देशों की सहमति से ही हो सकता है। और हम्म ऐसा कोई भी प्रस्ताव चीन की सहमति के बिना स्वाभाविक है कि नहीं आगे बढ़ सकता है। तो हम्म यह तो मसला हम आगे नहीं बढ़ा सकते, चीन को सुरक्षा परिषद से निकालने की बात नहीं सोच सकते। हम्म लेकिन जो आपने चीन के रवैये की बात किया, विस्तारवाद की बात की, तो हम्म चीन का जो विस्तारवादी रवैया रहा है वो बहुत प्राचीन काल से रहा है। हम्म पिछले चीन का जो मौलिक इलाका है वो हान जाति के लोगों का इलाका रहा है। चीन ने जिस तरह से मंगोलिया पर कब्जा किया है, जिस तरह से सिंचियांग के इलाके पर कब्जा किया है, जिस तरह से तिब्बत पर कब्जा किया है, हम्म वो चीन का मौलिक इलाका नहीं रहा है। चीन का मौलिक इलाका मुख्यतः हान जाति के लोगों का रहा है। तो हान जाति के शासकों ने अपना निरंतर विस्तार किया, सदियों से विस्तार, अपने इलाके का विस्तार करते आए हैं वो लोग। हम्म और जिस तरह से तिब्बत, हालांकि जो मंगोलिया के इलाके हैं, जो सिंचियांग के इलाके हैं, जो तिब्बत के इलाके हैं, इन इलाकों के साथ चीन के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक संबंध के बहाने चीन अपना राजनीतिक प्रभुत्व भी इन देशों पर जताता रहा है, और इसी आधार पर चीन ने इन सारे देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। देखिए, 17वीं 18वीं शताब्दी में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, सिंचियांग के इलाके पर कब्जा किया, मंगोलिया के इलाके पर कब्जा किया। चीन का जो छिंग साम्राज्य था उसने इस तरह अपने भौगोलिक इलाके का बहुत विस्तार किया। तो चीन की ये जो मानसिकता आज भी हम देख सकते हैं, चीन चीन की एक पुरानी मानसिकता रही है कि पूरी पृथ्वी के बीचों बीच उसका देश स्थित है, मध्य हम्म साम्राज्य जिसे कहते हैं, हम्म मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम को चीनी भाषा में यदि हम कहें तो चुंग को कहते हैं। चुंग को मतलब पृथ्वी के बीच बीचों में, बीच जो स्थित है। बीचों बीच जो स्थित है वह हम्म चीन साम्राज्य है। हम्म ये जो मिडिल बीचों बीच स्थित राज्य है वो पूरे पृथ्वी पर जहाँ तक उसकी निगाह जाती है वहां तक उसका शासन चलता है। तो चीन में यह भ्रम रहा है कि पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है और पूरी पृथ्वी पर वो शासन करता रहा है। तो आज भी उसी मानसिकता से चीन
अपनी नीतियों को आगे बढ़ाते थे, हम देख सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो विस्तारवादी नीति है चीन की, वो इसी कहीं ना कहीं इसी भावना से निकली हुई है कि वो मतलब वो पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है और उसका अधिकार है कि वो पूरी पृथ्वी पर शासन करे। इसी इसी भावना के तहत आज भी वो इसी काम भावना कर रहा है, इस और इसी भावना के तहत अपनी विदेश और रक्षा नीति का संचालन कर रहा है। हाँ हाँ। अच्छा सर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में बताएंगे कि कैसे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना इसके थ्रू। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो प्रोजेक्ट शी जिनपिंग के शासनकाल में लाया गया था, हम्म वो केवल भारत को घेरने के लिए नहीं, उनकी पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में करने के लिए लाया गया था। हम्म देखिए, चीन जिस तरह से एक ग्लोबल सप्लाई चेन बन चुका है, दुनिया भर को औद्योगिक माल का की सप्लाई करने वाला देश बन चुका है। औद्योगिक कच्चा माल और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कंपोनेंट्स की सप्लाई करने वाला एक प्रमुख देश बन चुका है, बहुत बड़ा सप्लायर बन चुका है। हम्म। सारी दुनिया आज चीन पर निर्भर हो चुकी है अपने औद्योगिक उत्पादों जरूरतों के के लिए, लिए। अपने अपने औद्योगिक गतिविधियों को संचालन करने के लिए चीन के उत्पादों पर निर्भर हो चुकी है। तो चीन इस तरह से अपने उत्पादों को पृथ्वी पर फैलाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट उसने शुरू किया। चीन को सारी दुनिया से जोड़ करके चीन का माल जो है विदेशों में, छोटे देशों में, विकसित देशों में भी अपना माल पहुंचाने के लिए जो एक सुगम रास्ता तैयार करने की एक रणनीति थी, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उसने इस परियोजना को आगे बढ़ाया। और जहाँ तक भारत की बात है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो राजमार्ग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो जम्मू कश्मीर के भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके से होकर गुजरता है, वो उसने बनाया। तो भारत ने इसे लेकर के गहरी आपत्ति जाहिर की है, और भारत ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया है कि अपने प्रादेशिक इलाके से होकर के चीन का कोई राजमार्ग गुजरे। जो यह राजमार्ग जो कि अरब सागर से जोड़ता है, अरब सागर के इलाके से होकर के निकलता है। चीन का उद्देश्य इस पूरे इलाके पर अपना आधिपत्य, आर्थिक आधिपत्य जमाना ही है, सामरिक आधिपत्य भी जमाने की उसकी रणनीति है, क्योंकि अरब सागर तक पहुंच करके वह हिंद महासागर में प्रवेश कर सकता है। हम्म। तो ये मतलब भारत को किस तरीके से घेर रहा है इसके जरिए, मतलब समुद्र में ये जो चाहे मालदीव्स हो गए, चाहे श्रीलंका हो गया, तो किस तरह की स्ट्रेटजी अपना रहा है? क्योंकि अरब सागर तक उसकी सीधी पहुंच जब बन जाएगी, तो हम्म वो हिंद महासागर में अपने कदम आसानी से आगे बढ़ा सकता है। अब हम्म ये जो श्रीलंका है, मालदीव है, ये सब हिंद महासागर के देश हैं, हम्म तो इनके साथ वो बेहतर संपर्क स्थापित कर सकता है और भारत की घेराबंदी काफी मजबूती से कर सकता है। देखिए, हम्म म्यांमार है, हम्म म्यांमार चीन का एक अहम साझेदार बन चुका है। हम्म म्यांमार के जो नौसैनिक बंदरगाह है उन पर चीन का नियंत्रण भी काफी देखा जा रहा है। चीन हम्म के साथ म्यांमार की काफी गहरी दोस्ती बन चुकी है। हम्म इसी तरह की कोशिश चीन ने श्रीलंका के साथ की है, हम्म चीन ने मालदीव के साथ भी की है। चीन मालदीव के द्वीपों पर चीन ने अपना अधिकार कोशिश करने की जमाने की कोशिश की है। हम्म श्रीलंका के हमन टोटा बंदरगाह पर चीन ने जिस तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया है, हम्म। तो ये सब उसी कड़ी का एक हिस्सा 99 साल की लीज पे भी ले लिया उसको। 99 साल के लीज पर अधिग्रहण कर लिया, और इस तरह से एक बहुत बड़े श्रीलंका के एक बहुत बड़े इलाके पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया, जिससे जिससे मुक्ति पाने में श्रीलंका को काफी मुश्किल होगी। तो सर क्या क्या रीजन है कि ये हमारे पड़ोसी देश जो है चाइना के साथ जुड़ने में कहाँ सहजता महसूस करते हैं और हमसे क्यों नहीं जुड़ते हैं? उनसे नजदीकी कैसे चाइना से हो जाती है और हम कहाँ फेल कर रहे हैं इस मामले में? रणनीतिक रूप से कहाँ हमारी कमी है कि वो हमारे साथ ना आकर के उनके साथ चले जा रहे हैं? देखिए, भारत के जो आस पड़ोस के देश हैं, श्रीलंका है, मालदीव हैं, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये आर्थिक तौर पर समृद्ध देश नहीं है। हम्म चीन इन देशों को में ढांचागत विकास करने की योजनाएं पेश करता है, उन्हें उन्हें फंडिंग दे करके उनका विकास करने का वादा करता है। तो चीन इन देशों के साथ आर्थिक रिश्ते गहरे करके उनके आर्थिक विकास में योगदान करने का वादा करता है। हम्म लेकिन इसके साथ साथ चीन इन देशों के राजनेताओं के साथ भी अपने निजी गहरे संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, और उन्हें प्रभावित कर करके अपनी नीतियों को इन देशों में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। हम्म श्रीलंका में जैसे कि हमने देखा, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में हम्म। राजपक्षे जब राष्ट्रपति थे जी। श्रीलंका के, तो हम्म उनके परिवार के साथ चीन के जो डिप्लोमेट्स होते हैं कोलंबो में, हम्म उन्होंने गहरे रिश्ते स्थापित किए। उनकी राजनीतिक पार्टी को हम्म। श्रीलंका के चुनाव में मदद प्रदान की, फंडिंग करते और हैं।
इस तरह से चीन की रणनीति रही है कि जो छोटे देशों के जो राजनेता रहे हैं उन्हें अपने प्रभाव में ला करके उस देश के साथ अपने संबंध विकसित कर ले। मतलब आपका ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं जो देश की जो राजनीतिक पार्टी है उससे पर्सनल लेवल पर संबंध डेवलप करते हैं और बैकडोर से उनको सपोर्ट करते हैं, फंडिंग भी करते हैं ताकि उनकी सरकार बने और ताकि वो चीन के हितों के हिसाब से और फैसले लें देश में, उस देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें ताकि और वो नियंत्रण स्थापित कर सकें, देश की विदेश और रक्षा नीति अपने अनुरूप संचालित करवाएं। हाँ, संचालित। और वो भारत के खिलाफ भड़का करके भारत विरोध की एक माहौल इन देशों में पैदा करें। अच्छा सर, जैसे चाइना का जो आपने बताया अभी पीछे, आपने कहा कि अपने उत्पादों को पूरी दुनिया में सप्लाई करके और काफी कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो क्या रीजन है इसका? आप देखते हैं कि चाइना के सामान इतने सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं, मतलब ऐसा क्या है उसके पास? श्रम है, टेक्नोलॉजी है, ये क्या चीज़ है कि वो सस्ते में सामान उपलब्ध कराता है ताकि पूरी दुनिया में अपने सामान की सप्लाई करके वो प्रभावित कर रहा है? ये चीन ने जब से आर्थिक सुधार की नीति अपनाई 80 के दशक से दeng xiaoping के शासनकाल में, चीन ने आर्थिक सुधार का बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अपनाया और इसके तहत उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की एक विशेष नीति अपनाई। इसमें चीन के जो उद्यमी थे, नए नए उद्यमी जो उभर रहे थे 80 के दशक में, उन्हें कई तरह के प्रोत्साहन प्रदान किए। सस्ती दरों पर बिजली की सप्लाई का वादा किया, पानी का सप्लाई का वादा किया ताकि औद्योगिक गतिविधियां बिना किसी बाधा के संचालित होती रहें। तो इससे उन्हें एक अच्छा काम करने का माहौल मिला, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला और चीन की सरकार ने सुनिश्चित किया कि उनके माल जो है न केवल देश में बिकें बल्कि विदेशों में भी जाएं। इस तरह उनके उत्पादों की मांग दुनिया भर में बढ़ती गई और चूंकि चीन की सरकार ने उन्हें काफ़ी सुविधाएं प्रदान की थी, सस्ती दरों में बिजली दी, पानी भी मुहैया कराया और तो इस तरह से उनके उत्पाद सस्ते साबित होने लगे। उनके यहाँ श्रम भी सस्ते में मिलने लगा। तो सस्ता श्रम, सस्ती बिजली और सस्ती सुविधाएं सभी मिला करके जो सारी वजह, इन सारी वजहों से चीन के माल काफ़ी सस्ते साबित हुए और यूरोप के देशों में, एशिया के देशों में प्रतिस्पर्धी बनने लगे। जो एशिया के देश हैं, यूरोप के देश हैं, वहाँ उनके जो घरेलू उद्योग धंधे हैं वो चौपट होने लगे क्योंकि उनके माल काफ़ी महंगे होते थे और उनके माल की तुलना में चीनी माल जो है सस्ते होने लगे और सस्ते होने की वजह से उनकी वो पूरी बाजार पर छा गए। तो इस वजह से उनका जो घरेलू उद्योग धंधा है वो भी चौपट हो गया। तो चीन ने छोटे छोटे बड़े देशों के घरेलू बाजार पर इस तरह अपना कब्जा स्थापित किया और धीरे धीरे करके एक ग्लोबल सप्लाई चेन करने वाले देश के तौर पर उभर गया, ग्लोबल सप्लाई करने वाले देश के तौर पर उभरने लगा और पूरी दुनिया के जो औद्योगिक तंत्र है, जो सप्लाई का सिस्टम है, उस पर एक अधिकार स्थापित कर दिया चीन ने। नो डाउट जिस तरीके से उसकी इकोनॉमी बढ़ी है वो इस बात को बताती है कि किस तरीके से चाइना ने ग्रो किया है। अच्छा सर, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, अगर हम बात करें यूक्रेन युद्ध के बारे में, रशिया है, भारत है, चाइना है, तो ऐसी स्थिति में अभी हम देख रहे हैं कि चाइना से भी रशिया की नज़दीकी बढ़ रही है। अभी गए थे शी जिनपिंग, रशिया होकर के आए हैं। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति क्रिएट होती है मौजूदा समय में, तो आपको क्या लगता है कि रशिया किसके साथ आएगा, इंडिया के साथ या चाइना के साथ? देखिए 1962 के युद्ध के दौरान भी यही सवाल उठा था। उस समय रूस ने कहा था, रूसी नेताओं ने कहा था कि चीन हमारा भाई है, भारत हमारा दोस्त है, तो हम दोनों के साथ जो है शांति और सहयोग की बातें करेंगे। तो रशिया इस बार भी तटस्थ रहने की भूमिका निभा सकता है, लेकिन उससे यही उम्मीद की जाती है कि चीन को आक्रामक रवैया अपनाने से बचाए। लेकिन रूस की जो इस समय दयनीय हालत हो चुकी है आर्थिक तौर पर और सामरिक तौर पर भी, जिस तरह से वो दुनिया में अलग थलग हो गया है, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने की वजह से, उस पर दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो उस वजह से रूस काफी दबा सा हुआ महसूस कर रहा है और चीन को यह मौका मिला है कि रूस को अपने अधीन, अपने जूनियर पार्टनर के तौर पर साथ रखे। इसलिए रूस के लिए काफी मुश्किल होगा कि भारत और चीन के बीच जब युद्ध की स्थिति, सर कहीं ना कहीं मेरे पढ़ने में कहीं आया कि चाइना जो है कहीं ना कहीं
बैकडोर से रशिया को सपोर्ट कर रहा है हथियारों को भी सप्लाई करने में, ताकि वो यूक्रेन युद्ध को जारी रखे। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया की तुलना में चाइना पर डिपेंडेंसी रशिया की ज्यादा है, इस हिसाब से अगर देखें तो। ठीक है। तो वो चाइना के विरोध में जाने का उसका, मेरे ख्याल से वो जा भी नहीं सकता है, चाह के भी नहीं जा सकता। देखिए, चीन और रूस के बीच जो रक्षा संबंध है वो पहले से काफी गहरे होते आए हैं। हम्म। चीन रूस ने चाइना को सुखोई 30 विमान की सप्लाई की। जिस तरह से भारत को सुखोई 30 विमान दिया गया, चाइना को भी दिया गया। जिस तरह से चाइना को S-400 मिसाइल रूस ने सप्लाई की, उस तरह से भारत को भी रूस ने S-400 मिसाइलों की सप्लाई की। तो रूस इस तरह से भारत और चीन दोनों के साथ अपने रक्षा रिश्ते गहरे करके अपने जो रक्षा उद्योग है उसको फलने फूलने का मौका देना चाहता है। तो रूस की ये रणनीति रही है कि दोनों के साथ समान व्यवहार करें। अब युद्ध के दौरान चूंकि इस समय रूस की हालत काफी खराब हो चुकी है, रूस काफी दब चुका है, दुनिया के सामने अलग थलग होता जा रहा है, तो चीन के खिलाफ उसके लिए कुछ बोलना काफी मुश्किल होगा। हाँ, तो मतलब मौजूदा सिनेरियो में भारत को इस चीज को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। दूसरी ये भी बात है कि अमेरिका भी कितना बोल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिकली गुथे हुए हैं उसके संबंध चाइना से, चाइना ने जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और बाकी चीजों का, तो अमेरिका भी कितना खुल के चीन के विरोध में आ पाएगा, ये भी मुझे लगता है सोचने वाली बात है। देखिए, अमेरिका ने भारत के साथ जो हिंद प्रशांत जो पॉलिसी नीति अपनाई है, 4 देशों का जो समूह बनाया है, जैसे क्वाड्रिलेटरल अलायंस कहते हैं, क्वाड। क्वाड। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, तो इन चारों देशों का जो गठजोड़ बनाया है उसके तहत सबसे प्रमुख लक्ष्य है, सबसे प्रमुख जो एजेंडा है वो चीन की चुनौतियों का सामना करने का है। तो अमेरिका चीन के खिलाफ अपनी नीति खुल करके व्यक्त करता रहा है, और भारत के साथ भी जिस तरह से उसने हाल में बयान दिए हैं कि वो चीन और भारत के बीच जो विवाद होगा तो भारत का साथ देगा, खुलकर साथ देगा। और अभी जो पूर्वी लद्दाख के इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच जो तनातनी चल रही है, तो उस इलाके में भी जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होते हैं सैटेलाइट के जरिए अमेरिका को मिलते हैं, वो अमेरिका भारत के साथ साझा कर रहा है। तो इस तरह अमेरिका जो वर्तमान जो तनाव का माहौल है उसमें भारत को समर्थन भी दे रहा है। तो हम आगे भी कह सकते हैं कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा। मतलब आपको लगता है कि क्वाड क्वाड कितना प्रासंगिक है चाइना को काउंटर करने के लिए? आपको लग रहा है कि क्वाड से काफी कुछ हम काउंटर कर देखिए, सकते हैं क्वाड बना के? आज के दौर में चाइना इतना शक्तिशाली देश बन चुका है हाँ, कि कोई अकेला देश उसकी चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसके हाँ, लिए कई देशों को साथ आना होगा, और इसी रणनीति के तहत हिंद प्रशांत के इलाके में 4 देशों को साथ लाने की जो मुहिम चली है वो काफी कामयाब होती दिख रही है। क्वाड का जो गठन किया गया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चीन, जापान और अमेरिका, तो इन चारों देशों को इकट्ठा होने से चीन में काफ़ी चिंता पैदा हो गई है। चीन काफ़ी चिंतित हो गया है और तरह तरह के बयान इसके खिलाफ जारी करता रहता है। तो इससे चीन के मन में जो चिंताएं पैदा हो रही हैं, चीन जिस तरह से घबराया हुआ है कि उसकी तो दादागिरी की जो प्रवृत्ति रही है उस पर रोक लगाने के लिए चारों देश इकट्ठा हो गए हैं और दादागिरी पर रोक लगा सकते हैं। अच्छा सर, इसमें क्वाड में ऑस्ट्रेलिया की क्या मतलब, जापान ठीक है, जापान से भी उसकी राइवलरी है, हमारे साथ भी तनावपूर्ण संबंध हैं, अमेरिका भी कहीं ना कहीं उसको, अमेरिका को डोमिनेट करने की कोशिश करता है, ऑस्ट्रेलिया क्वाड में शामिल है, ये ऑस्ट्रेलिया की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों? देखिए, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का एक साझेदार देश माना जाता है, अलाई कंट्री माना जाता है। तो इस नाते अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो आपसी सामरिक संबंध है वो काफी गहरे हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है हिंद प्रशांत का एक सुदूर इलाका माना जाता है, इंडियन ओशन का जो सबसे दूर का जो इलाका पड़ता है इंडियन ओशन का, वो ऑस्ट्रेलिया को छूता है। तो ऑस्ट्रेलिया एक तरह से इंडियन ओशन का भी एक पावर माना जाता है, एक शक्तिशाली देश माना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच रिश्ते हाल में काफी तनावपूर्ण हो सके हैं। तो इसके मद्देनजर भी ऑस्ट्रेलिया चीन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका और जापान के साथ आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, लैंड ऑफ 5 रेसेस के बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि समझनी होगी। लैंड ऑफ 5 रेसेज यानी तिब्बत है, मंगोलिया है, हान जाति के लोग हैं, मानचू जाति के लोग हैं, हुई जाति के लोग हैं।
हुई मतलब जो मुसलमान का मतलब है, जिससे हुई च्यांग, जो जिसका नाम अब सिंचियांग कर दिया गया है। तो ये उइगुर आबादी के लोग हैं, हुई जिसे हुई जाति बोलते हैं। तो ये सारे लोग चीन के मौलिक हिस्से नहीं रहे हैं। सारी जो जातीय समुदाय के लोग हैं, हुन, तिब्बत, हुई, मंगोलिया और मंचू समुदाय के लोग हैं, ये चीन के मौलिक इलाके नहीं रहे हैं। चीन का मौलिक इलाका हान जाति के लोगों का रहा है। लेकिन हान जाति के शासकों ने धीरे धीरे जिस तरह से अपना विस्तार किया, मंगोलिया पर कब्जा किया, तिब्बत पर कब्जा किया, हुई च्यांग यानी सिंचियांग पर कब्जा किया, और इस तरह से अपना जो भौगोलिक इलाका है उसका विस्तार करते गए। तो इसलिए क्योंकि ये चीन के मौलिक इलाके नहीं रहे हैं, लेकिन 1911 में चीन में जब सिन्हाई क्रांति हुई थी, sun Yat-sen जब चीन के पहले राष्ट्रपति बने, चाइना रिपब्लिक का स्थापना हुई, रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, तो उस समय इन सारे इलाकों को चीन में जोड़ करके बताया जाने लगा, और इसी को आधार बना करके कहा गया कि चाइना इज ए लैंड ऑफ 5 रेसेस, यानी तिब्बत, हुई, मंगोलिया, मांचू, हान जो है वो मौलिक चीनी समुदाय के लोग हैं। हान समुदाय के लोग जो है मूलतः चीनी कहे जा सकते हैं, लेकिन तिब्बती है, मंगोलियाई है, हुई है, ये सब चीनी वंश के नहीं कहे जा सकते। तो इन सारे जातीय समुदाय के लोगों को चीन में बताने के इरादे से कहा गया कि लैंड ऑफ 5 रेसेस, यानी चीन 5 रेसेस या 5 जातीय समुदायों का एक देश है। अच्छा सर, क्या आपको जी 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 बोल बताइए। ठीक है, जी क्या आपको लगता है कि ये जो कोविड है, जो आरोप लगते हैं चाइना के ऊपर, तो कोविड चाइना की कोई सोची समझी रणनीति है विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए, ऐसा आपको लगता है? देखिए, आपने चाइना रिसर्च किया है तो आप बेहतर बता सकते हैं। जो चाइना का जो वुहान शहर है, जहाँ पर जो बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, जहाँ पर बायोलॉजिकल रिसर्च होते हैं, तो वहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम से ही इस तरह के रिसर्च शोध कार्य किए जाते रहे हैं। तो वो और प्रयोगशाला जो है बायोलॉजिकल शोध के लिए काफ़ी दुनिया में स्थापित मानी जाती है, दुनिया में एस्टैब्लिश लेबोरेटरी मानी जाती है। वहाँ पर इस तरह के कई शोध कार्य पहले से चल रहे होते हैं, और चूंकि ये प्रयोगशाला चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के तहत काम करती है, इसलिए माना जाता है कि वहाँ पर जैविक जो हथियार हैं, जैविक हथियार बनाने का काम चल रहा है। जीवों के, बैक्टीरिया और वायरस के जीव की तरह किस्म के वाले जीवों की तरह जीवों को लेकर के जो हथियार बनाए जाते हैं, वो उस प्रयोगशाला में ही बनाए जाते हैं। तो ये माना जाता है कि वो जब जैविक कार्यक्रमों पर शोध चल रहा था, तब उसी दौरान गलती से कोई बैक्टीरिया बाहर निकल आया, कोविड का जो बैक्टीरिया होता है, वायरस, वो बाहर निकल आया और मानव खून में प्रवेश करने के बाद मानव को संक्रमित कर दिया, और उस मनुष्य के द्वारा संक्रमित होने के बाद वो और फैलता गया। देखिए, उस समय एक जो विसिल ब्लोअर की तरह वहाँ उस प्रयोगशाला के डॉक्टर ने जब इसका खुलासा किया कि ये वायरस जो है, कोविड का वायरस फैलता जा रहा है, इस पर रोक लगानी चाहिए, तो उस डॉक्टर को प्रताड़ित किया गया, उसे जेल भेज दिया गया, और अंततः उसकी मौत हो गई। तो चाइना ने इस तरह से विसल ब्लोअर पर के खिलाफ कार्रवाई करके कोविड फैलने के जो मामले हैं उसको दबाने की कोशिश की। चाइना यदि चाहता तो उसी समय इस पर रोक लगा सकता था। इससे ये माना जा सकता है ना कि कहीं ना कहीं चाइना ने सोची समझी रणनीति के तहत किया, कहा जा सकता है ऐसी बात? यह एक संजोग था, कह सकते हैं कि भूलवश जो है बैक्टीरिया बाहर निकल गया और मानव को संक्रमित कर दिया, और ये धीरे धीरे फैलने लगा। तो चाइना ने यह जानते हुए भी इस पर रोक नहीं लगाई, और चीन से जो यात्री, वुहान शहर से जो यात्री विदेशों में जाते हैं, खास करके यूरोपीय शहरों में, खास करके इटली के मिलान शहर में सबसे पहले कोविड का प्रकोप बढ़ा। हमने देखा कि वहाँ पर महामारी की तरह कोविड का प्रकोप फैल गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वुहान से काफ़ी लोग मिलान शहर में जाते हैं। वहाँ के उद्योग धंधों पर चीनी लोगों का कब्जा हो चुका है। तो वुहान और चीन के, इटली के मिलानो शहर के बीच काफ़ी औद्योगिक संबंध काफ़ी गहरे हो चुके हैं। तो इस वजह से उनके यहाँ एक दूसरे के यहाँ लोगों का आना जाना काफ़ी होता था, और यही वजह है कि वुहान शहर से मिलानो शहर में कोविड का संक्रमण फैला, और वहाँ से फिर पूरे यूरोप में संक्रमण फैलता गया। अच्छा सर, इस बारे में जैविक हथियार संधि जो है वो क्या कहती है? मतलब वो उसका उसके होते हुए कैसे फिर
ये चीज हो पाई? जैविक हथियार संधि के तहत जो इसमें भाग लेने वाले देश हैं उनसे ये कहा गया है कि वो इस तरह के हथियार न विकसित करें, जैविक हथियार विकसित न करें, इस तरह शोध कार्य भी नहीं करें और इस तरह की गतिविधियों में शामिल न हों। लेकिन चीन और अमेरिका और कई और देशों ने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। तो अब जबकि ये बात दिख रही है, तो ऐसी स्थिति में उस संधि के तहत जो है क्या चाइना पे सैंक्शंस वगैरह नहीं लग सकते या नहीं लगने चाहिए? देखिए, इस संधि के तहत संयुक्त राष्ट्र को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अच्छा। किसी देश पे प्रतिबंध लगाएं, किसी देश में जाकर के पता लगाएं कि वो जैविक हथियार का विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जब हुई थी यूनाइटेड नेशंस के तहत, तो उसमें ये अधिकार दिया गया था कि किसी जो एनपीटी के जो सदस्य देश हैं उनके यहाँ यह निरीक्षण करने का अधिकार था कि वो देखें वो परमाणु हथियार कार्यक्रम पर काम कर रहा है नहीं। लेकिन जैविक हथियार संधि में इस तरह का कोई अधिकार संयुक्त राष्ट्र को नहीं दिया गया है कि वो सदस्य देशों के यहाँ जा करके ये सुनिश्चित करें कि वो जैविक हथियार पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चीन ने इसका फायदा उठाते हुए अपने यहाँ जैविक हथियार के विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और उसी का नतीजा है कि विकास कार्यक्रम के दौरान गलती से कुछ वायरस बाहर निकल गए, हवा में बाहर आ गए और बाहर आने के बाद मानव को संक्रमित कर दिया और संक्रमण फैलने के बाद धीरे धीरे ये वुहान से बाकी दुनिया में फैलता गया। तो ठीक है, ये हमारे साथ थे रंजीत कुमार जी, जिनसे हमने बात करी भारत चाइना संबंधों के बारे में। इनफैक्ट भारत के और भारत चाइना के संबंध और चाइना के बाकी पूरे विश्व से जो संबंध हैं और शी जिनपिंग जो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि ये किताब में सारी चीज़ों का जिक्र है, आप ज़रूर पढ़िए। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगले हफ्ते हम फिर किसी खास किताब के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे शिव पांडे को और हमारी पूरी डिफरेंट टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।